वेलकम टू वृंदा क्लासेज। तो सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट की गई हमारी यह नई कहानी, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी के। मैं कुछ बातें रिकॉल करना चाहूंगा आपके लिए। पहली चीज कि हमने सिक्स्थ टू ट्वेल्थ का टारगेट रखा है, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले आर्ट सब्जेक्ट यानी एसए सोशल साइंस सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए आपके अलग टीचर्स अवेलेबल होंगे। मैं आपको आर्ट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, रिकॉल करवा रहा हूं मैं आपको। और अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लियर, क्या पढ़ा है हमने अब तक और 3 चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हमने पढ़ा था तब हमने पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे कुछ सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने भूगोल ज्योग्राफी के बारे में संबंधित पढ़ा था। अब जब भूगोल को सिक्स्थ क्लास में पढ़ेंगे तो वो 3 चैप्टर में पढ़ी थी हमने, और कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे उसकी हम बात करते हैं। सिक्स्थ क्लास में जब हमने भूगोल को पढ़ा था, 3 चैप्टर कौन से थे? सबसे पहले हमने मानचित्र वगैरह पढ़ा था, मानचित्र, ठीक है। मानचित्र जिसमें हम स्थानों की स्थिति वगैरह, पृथ्वी पे अलग अलग स्थान है उसको मानचित्र में से कैसे डिनोट करेंगे, मानचित्र को कैसे समझेंगे, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर, सेकंड बाद में हमने पढ़ा था महासागर एवं महाद्वीप, महासागर एवं महाद्वीप। अब आपने सोचा होगा कि अभी तक महासागर महाद्वीप की उत्पत्ति का सिद्धांत तक नहीं बताए, ठीक है। इनके जवाब देता हूं मैं आपको। उसके बाद में हमने कल पढ़ा था स्थल रूप एवं जीवन, जिसमें था पर्वत, पठार और मैदान। देखिए, अब इस सिक्स क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने मानचित्र पर डिनोट किया था। उसमें हमने मानचित्र में अक्षांश पढ़ लिए थे, ठीक है, देशांतर पढ़ लिए थे, समय का निर्धारण पढ़ लिया था। उसके अलावा महासागर महाद्वीप में हमने पांचों महासागर और 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया था। अच्छा, एक चीज और थी, हमने ध्रुव के अक्षांश देशांतर के साथ साथ हमने ध्रुव के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके अलावा भूमध्य रेखा और ग्रीनिच रेखा के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर में जब हमने पढ़े थे, कुछ पर्वत पढ़े थे, कुछ प्रमुख विश्व के प्रमुख ऊंची चोटियां पढ़ी थी, पर्वत पढ़े थे, पठार पढ़े थे, गंगा निर्मित मैदान के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। मतलब एकदम बेसिक से लिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि सिक्स क्लास के बच्चे ने, अभी तो पहली बार, आप अगर सिक्स क्लास के बच्चे को समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेवंथ क्लास में भी ये सारी चीज रिकॉल होती है, सेवंथ क्लास में भी ये सारी चीजें वापस आएंगी। इनका विस्तारित रूप आपको देखने को मिलेगा। अक्षांश देशांतर के बारे में आप और ज्यादा जानोगे, भारत की अक्षांश स्थिति, तो इस तरह की और ज्यादा चीजें आप जानोगे, क्योंकि इन्हीं का बड़ा रूप महासागर महाद्वीपीय सिद्धांत आएगा। अगर आप 10th 11th 12th तक की ज्योग्राफी में जाओगे तो आप सब कुछ पढ़ लोगे। सब कुछ का मतलब होता है ए टू जेड, जीरो टू अनंत, ए टू जेड, जीरो टू अनंत। मतलब आप सब कुछ पढ़ लोगे जब तक आप ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी तक जाओगे, आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। इसलिए अभी मानचित्र, अक्षांश देशांतर, इनके बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ छोटा सा एक पार्ट बताया था। नहीं, मैंने आपको पहले बोला था सिक्स क्लास को सिक्स क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखा है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इतना छोटा सा बता के फ्री कर दिया, नहीं, अभी तो शुरुआत है। अब भूगोल का ये समझ लीजिए, आपने छोटा छोटा, अभी तो बच्चों उसने सिक्स क्लास में इस चैप्टर को या फिर इसको भूगोल के बारे में भी नहीं बांटा अभी तक तो। अभी तक तो भूगोल से डिवाइड भी नहीं किया। बस ये समझिए, हमें सामाजिक विज्ञान, हमारे आसपास के वातावरण विज्ञान, हमारी पृथ्वी, थोड़ा सा हमने उसके बारे में देखा है अभी तो, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज भूगोल के बाद में अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी सिक्स क्लास की एसएस में, जो सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है उसके बारे में। चैप्टर नंबर फोर्थ, अध्याय 4, इतिहास की समय रेखा, उसके स्रोत। अब जैसे भूगोल का हमने देखा था कि आप ये समझिए सिक्स क्लास में कि आपको ट्वेल्थ क्लास तक क्या पढ़ना है, वैसे थोड़ा सा परिचय पढ़ा था, वैसे ही आपको इतिहास की समय रेखा, उसके स्रोत, अर्थात थोड़ा बहुत आपको इतिहास के बारे में पढ़ना मिलेगा इस चैप्टर में। तो ऐसे अलग अलग डिवाइड, इन 7-8 चैप्टर है, उनको ऐसे अलग अलग डिवाइड कर रखा है। इतिहास, भूगोल, थोड़ा सा अभी आप थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ोगे, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, थोड़ी हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ोगे, भारतीय संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो अभी जो आपने चीजें मैंने आपको रिकॉल करवाई है कि आपको क्या क्या याद करना है, वो मैं आपको एक बार क्लास के लास्ट में बताऊंगा। और अभी आप प्रारंभ कीजिए आज की इस क्लास के बारे में। जब इतिहास की समय रेखा, उसके स्रोत, इस चैप्टर में हम इतिहास के बारे में, इतिहास की स्टार्टिंग के बारे में, इतिहास को कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में, और साथ में इतिहास को पढ़ने के कौन कौन से स्रोत, यानी कि हम स्रोत का मतलब हम इतिहास कहाँ से पढ़ेंगे। हम तो किताब में पढ़ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का मतलब आप समझिए कि यूपीएससी, यूपीएससी यानी सबसे बड़ी एग्जाम, वहां उसको उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना, वैसे नहीं लिखा हुआ कि नींद में कोई भी ऐरा गैरा लेखक
कि आया और इसको लिख दिया। नहीं, इसका कुछ उसने प्रमाणित सोर्स लिए हैं, प्रमाणित चीज़ें ली है, वहाँ से उसने ये सारी चीज़ें लिखी है। तो आप ये जो पढ़ रहे हो ना, ये वो ऑथेंटिक चीज़ है। यही सर्वमान्य है। कोर्ट भी इसी को मानेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पे रिट लगाते हो तो कोर्ट भी इसी को मानेगा। क्योंकि आपको पता है, एक तरफ कितने भी बड़े लेखक की गाइड हो, कितने भी बड़े टीचर की गाइड हो, कितने भी बड़े टीचर की गाइड हो, वहां पे वो अगर कोर्ट में आप रिट लगाओगे तो एक बार तो वो उसके लिए मना कर देगा। लेकिन अगर 6 क्लास की एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने उससे रिट लगाई है तो वह उसको मान्य करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसका आपको स्पेशली ध्यान देना है। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो एक लेखक है ए एच कार, ए एच कार। तो ए एच कार ने क्या कहा इतिहास के बारे में? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। इतिहास मतलब जो पिछले बीत चुका और वर्तमान समय में जो चल रहा है, उन दोनों के मध्य की एक कड़ी है, उन दोनों के मध्य की संवाद यानी बातचीत का तरीका कड़ी है, ये समझ लीजिए आप। आज के समाज में और कल बीते गए समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्ण समझ लें। अगर हमें वर्तमान समझना है, वर्तमान समाज को समझना है, तो हमें किसे समझना पड़ेगा? अतीत को समझना पड़ेगा, हमारे इतिहास को समझना पड़ेगा, तभी ही हम हमारे वर्तमान समाज को समझ सकते हैं। चित्र काय का है ये देखिए, चित्र है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय अर्थात संग्रहालय किसे कहते हैं? संग्रहालय उसे कहते हैं जहाँ पुरानी चीजों को एकत्रित करके रखा जाता है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब पूरे देश की संपूर्ण मुख्य-मुख्य चीज़ें जहाँ एकत्र की करके रखी जाती है, नई दिल्ली। ऐसे संग्रहालय में अतीत से संबंधित वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के, आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है, अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो अब हम मतलब ये सारी चीज़ें जिनको हम सँभाल के रखते हैं, ये हमें हमारा इतिहास समझने में क्या करती है? मदद करती है। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं? इतिहास को ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूँढेंगे कि हम ऐतिहासिक काल मतलब जो पुराना काल है, पुराना समय बीत चुका है, उसकी गणना किस प्रकार करेंगे? इतिहास को समझने के लिए स्रोत विभिन्न हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? जैसे जिन चीज़ों से हम इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई पुरानी सिक्के, पुरानी मुद्रा, पुरानी कोई मूर्ति, पुराना कोई चित्र, इन सब चीज़ों से हम जो इतिहास को पढ़कर सीख रहे हैं, वो स्रोत हमें किस प्रकार से पढ़ने में मदद करेंगे। और आदि मानव सुना है ना आपने? आदि मानव किसे कहते हैं? प्राचीन समय का जो मानव है, जो आधा ही मानव है, ये समझ लीजिए। आधा पशु समान है, आधा मानव के समान है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? आइए विचार कीजिए। अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? आइए विचार करें। आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन-सी है? स्मृति यानी याद। अतीत का पता अब आपको चल ही गया है। क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? जितना आपको याद है उस समय की आपकी आयु क्या थी? 5 या 6 वर्ष पूर्व तक यह स्मृतियाँ आपके अतीत का हिस्सा है। मतलब कुछ लोगों को तो 2-3 साल पहले का ही याद रहता है अपना, कुछ को मिनिमम 5 से 6 साल पहले का और कुछ विशेष प्राणियों को 10-12 साल का भी याद रहता है। आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विषयों को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? अर्थात जैसे आपको पता होता है ना कि ये व्यक्ति पहले कैसा था, तो उसका आप अंदाज़ा लगाते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो वैसे ही कोई चीज़ पहले कैसे थी अतीत में, इतिहास में हमारे, तो वर्तमान समय में उसको पता लगाने के लिए वो अतीत इतिहास में आवश्यक होता है। इतिहास का अर्थ है मानव के अतीत का अध्ययन। इतिहास का अर्थ है मानव के अतीत का अध्ययन। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम और सबसे छोटा-सा भाग है। अर्थात इस संपूर्ण पृथ्वी, इस इतनी बड़ी पृथ्वी तरह का इतना बड़ा इतिहास है, उसका एक छोटा-सा भाग हम इंसानों का इतिहास है। हम इंसानों का इतिहास मतलब इस समय इंसान की उत्पत्ति हुई, धीरे-धीरे वो आदि मानव से मानव में परिवर्तित हुआ, उसने इन-इन चीज़ों को खोजा, ये चीज़ आविष्कार की। ठीक है? इन सारी चीज़ों में। अब ये देखिए चित्र, इसमें आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि यहाँ संकेतकों को मानचित्र में कुछ संकेतकों का प्रयोग किया जाता है समझने के लिए। देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक ये कलर है हल्का ब्लू है, एक ग्रीन है। ग्रीन का मतलब कुछ वर्षों पहले की घटना है। कुछ वर्षों पहले की घटनाओं में देखिए आदि मानव आया, आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया, फिर ये होमो सेपियंस यानी मानव आदि मानव से मानव में परिवर्तित हुआ, फिर लेखन का कार्य प्रारंभ किया और वर्तमान तो जो चल ही रहा है आपको पता है। उससे पूर्व करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ? करोड़ों वर्ष पहले फल व मधुमक्खियों का आविष्कार हो चुका था। पक्षी अलग-अलग प्रकार के पाए जाते थे, स्तनधारी पक्षी पाए जाते थे।
उसके अलावा सरीसृप पाए जाते थे, तो डायनासोर जैसे जीव भी उस समय पाए जाते थे करोड़ों वर्ष पूर्व, ठीक है? उसके अलावा शार्क मछली का बड़ा रूप, अभय कीट, मछली करे कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे। उसके अलावा प्रवाल भित्ति, स्पंज एवं कवक ये करोड़ों वर्ष पूर्व पाए जाते थे। और उससे भी पूर्व अरबों वर्ष पूर्व देखिए किस प्रकार के जीवाणु थे, वातावरण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई थी, ठीक है? और अरबों वर्ष पूर्व ही पृथ्वी का निर्माण हो गया था, अरबों वर्ष पूर्व ही कोई प्रथम कोशिका थी जिससे जीव का किसी भी जीव का निर्माण हुआ था। तो देखिए इस प्रकार मानव का इतिहास मतलब हम मनुष्यों का इतिहास तो कुछ हजारों वर्ष पूर्व का ही है, ये समझिए कुछ हजारों लाखों वर्ष पूर्व का ही है मनुष्य का इतिहास तो। इस पृथ्वी के पूरे संपूर्ण इतिहास को देखते हुए हमारा इतिहास तो कुछ समय का ही है। अब देखिए कुछ 4 चित्र देखिए, उनके बारे में भी दिया गया है नीचे। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ हमारे अतीत को समझने में सहायता करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो इस विषय में पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में समझते हैं या उसे खोजने की कोशिश करते हैं, उसमें प्रशिक्षित यानी उसके जानकार होते हैं, वे लोग हमें हमारा इतिहास समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। क्योंकि वे पृथ्वी के नीचे ऐसी-ऐसी वस्तुएँ ढूँढते हैं, वे ऐसी वस्तुएँ, ऐसी संस्कृति ढूँढते हैं, ऐसी सभ्यता ढूँढते हैं, जिससे पता चलता है कि हम लोग यानी कि मानव लोग प्राचीन समय में किस प्रकार रहता था, किस प्रकार की वस्तुएँ उपयोग करता था। तो ये सारी चीज़ें का खोज कौन करता है? ऐसे लोग जो इस मामले में प्रशिक्षित होते हैं। अब देखिए ऐसे कुछ लोग कैसे हैं? भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक देखिए देखो चित्र में दिखाया गया है ना एक व्यक्ति देखिए कुछ भूवैज्ञानिक तो भूविज्ञान पृथ्वी के भौतिक स्वरूप यानी वह रूप जो हमें दिखाई दे रहा है जैसे मृदा पत्थर पहाड़ी पर्वत नदी महासागर एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं तो भूविज्ञानी किसे कहते हैं भूविज्ञानी या भूवैज्ञानिक किसे कहते हैं कि जो पृथ्वी में जो हमें भौतिक स्वरूप दिखाई दे रहा है ना ये मिट्टी दिख रही है ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं पर्वत दिख रहे हैं नदियां दिख रही है महासागर दिख रहे हैं इन सब का अध्ययन करता है। ये इनका अध्ययन करके इनके बारे में पता लगाता है कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करके हमें जानकारी कौन प्रदान करता है? भूवैज्ञानिक। जीवाश्म विज्ञानी, जो जीवाश्म विज्ञानी होती है, जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेष का अध्ययन करते हैं। अर्थात जीवाश्म में मतलब होता है जीवों का अस्म, जीवों की जो हिस्सा है ना एक तरीके से वो। मतलब जीवों के हिस्से के बारे में, जो जीवों का हिस्सा जीवाश्म के रूप में बन गया है, उनके बारे में अध्ययन करो। मतलब यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष पहले किस प्रकार के जीव-जंतु थे, अब उनके क्या अवशेष रहे, उनके बारे में अध्ययन करके हमें बताता है। जो मानव विज्ञानी है, वो मानव समाज की संस्कृतियों, अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। अर्थात प्राचीन समय में मानव यानी हम इंसान किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार का खान-पान, किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार की वस्तुएँ हम उपयोग करते थे। तो इन सब के बारे में अध्ययन करके कौन बताता है? मानव विज्ञानी हमें बताता है। एक है पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी देखिए क्या कहते हैं? मानव ये देखिए ये रहा पुरातत्व विज्ञानी, ये मानव विज्ञानी रहा, ये जीवाश्म विज्ञानी रहा और ये भूविज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी क्या करते हैं मानव पौधे एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष उपकरण घड़े पात्र मनके मूर्तियां खिलौने हड्डियां पशुओं और मानवों के दांत जले हुए अनाज घरों एवं ईंटों के हिस्सों का अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं तो देखिए पुरातत्व विज्ञानी मतलब प्राचीन समय में कोई मानव था मैंने बताया ना प्राचीन समय में कोई मानव था किस प्रकार की वस्तुएं उपयोग करता था उसके किस प्रकार के अवशेष मिले मानव की हड्डी मानव के दांत ऐसी चीजें मिली है उनको तो उनके बारे में वो अध्ययन करते हैं देख पहले किस प्रकार के घड़े किस प्रकार के पात्र किस प्रकार के मन के उपयोग में लिए जाते थे किस प्रकार के खिलौने उपयोग में लिए जाते थे या फिर पहले किस प्रकार का अनाज बोया जाता था इन सबको धरातल से खोद के जमीन के अंदर से निकाल करके उन सबका अध्ययन करते हैं पुरातत्व विज्ञानी और हमें बताने में सहायता करते हैं तो अब हमें पता चला ये क्या है ये इतिहास को जानने की स्रोत है समझ में आया इन सबसे ही हम इतिहास को जानते हैं इतिहास को समझते हैं हमारे इतिहास को इतिहास के बारे में इन्हीं से हमको जानकारी प्राप्त होती है तो ये सब इतिहास को जानने में स्रोत है अब है इतिहास के में समय की गणना किस प्रकार की जाती है मतलब अब ये पता लगाएंगे जैसे कि समय की गणना का अर्थ होता है कि मानव का इतिहास जैसे इसमें आप देखिए पीछे चित्र में बताया ना इतने करोड़ों वर्ष पहले वो इतने लाखों वर्ष पहले मानव का इतिहास हुआ है इतने करोड़ों वर्ष पहले इनका ये अभयचर कीटों का पक्षी स्तनधारियों का इनका विकास हुआ है तो हम इतिहास को किस तरह ऐसे टाइम में कैसे बांधेंगे
भाई हमको पता कैसे चलेगा? जैसे कि अभी आपको अभी तो पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का जन्म सन इत्ते को हुआ है और यहाँ तक कि इतने बजे इतने तारीख को हुआ है। तो ये सब तारीख तो अभी तो वर्तमान समय में तो पता चल जाती है कि भाई इतने तारीख को इस चीज का आविष्कार हुआ है, इतने तारीख को ये हुआ था। तो जैसे प्राचीन समय में कैसे पता चलेगा? तो चीजों से ही कैसे पता चलाते हैं, इस चीज के बारे में जानकारी दें। प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां अलग रही है। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता है। ठीक है, आज के अर्थात किसी शासक का जन्म तो जो लिखा हुआ मिल गया वो तो पता चल जाता है। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः जो अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है ना आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो आप देखते हैं उसमें 1 तारीख से 30, 31 तारीख तक होती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, तिथि पत्र। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। उसका उपयोग क्या होता है? साथ ही त्योहारों और तिथियों की गणना करने के लिए, अन्य मांगलिक कार्यों करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग करते हैं। जैसे हमें हिंदू धर्म में पंचांग का प्रयोग करते हैं ना, वैसे समय की गणना करने के लिए। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के कैलेंडर आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है। इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए, अब 8th क्लास में इसका पूरा विवरण दिया गया है कि समय का निर्धारण कैसे है हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ईसा मसीह आपको पता है, ईसाइयों के जो प्रमुख माने जाते हैं, प्रमुख देवता जो भी है, उनका समय माना जाता है 0। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। पश्चिम के देश मतलब पश्चिम में मतलब पश्चिम के देशों में कैलेंडर का आरंभ कब से माना जाता है? ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में किसे इंगित किया जाता है? ईडी नाम से इंगित किया जाता है। ईडी क्या है? लैटिन भाषा का शब्द का एक संक्षेप है, मतलब छोटा रूप है, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित किया जाता है, परंतु अब विश्व भर में इसे कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। ईडी को किसे कहा जाता है? ईडी को अब क्या नाम से जाना जाता है? सीई नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए भारत 1947 में आजाद हुआ था। इसे 1947, कभी-कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व वर्षों की गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है। अब इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा बीसीई से इंगित किया जाता है। अर्थात देखिए, जैसे 0 का समय मान लीजिए ईसा मसीह का समय हो गया, इससे पूर्व का जो समय उसे किससे इंगित किया जाता है? बीसीई से। और वर्तमान समय में कॉमन एरा सीई से। ठीक है, वर्तमान समय में सीई से और बीसीई से पहले। अब यहाँ तो कैसे हो जाता है? 1 2 3 4 5, और यहाँ उल्टा जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे जैसे ये 0 के पास में 1 रहेगा, 2 3 4 5, मतलब जितना दूर जाएगा उतना पुराना रहेगा और जितना पास आएगा उतना नया माना जाएगा। उदाहरण के लिए 500, अच्छा ये हमारा 1947 का इन्होंने उदाहरण दिया है, तो 1947 कौन से वाले में माना जाएगा? 0 के बाद में, सीई वाले में माना जाएगा, क्योंकि 1947 0 से बाद का है ना, इसलिए। इस प्रकार, अच्छा ये हो गया। उदाहरण के लिए 560 सा ये क्या है? हमारे हिंदू धर्म के लिए माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म है ना, उसके लिए, जिसके बारे में हम अध्याय 7 में जानेंगे। उस जन्म की अनुमानित तिथि है, क्या आप गणना कर सकते हैं इनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 7th क्लास में पता चल जाएगा, रुक जाओ। सबसे पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में रह गया था, वो पढ़ लीजिए, नहीं तो रह ही जाएगा। इस कैलेंडर का उपयोग विश्व भर में होता है, अर्थात जो कैलेंडर का यूज अपन कॉमन करते हैं ना, उस कैलेंडर का उपयोग। 365 दिन मिलकर 12 माह का निर्माण करते हैं। आपको पता ही है, एक साल में 12 महीने और दिन कितने हो गए? 365 दिन। प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष लीप वर्ष होंगे यदि वह 400 से विभाजित हो सकते हैं। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 वर्ष ही लीप वर्ष होंगे। अब ये क्या है? ये देखिए, मांगलिक अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाले शुभ समय। उदाहरणत मांगलिक की शुरुआत, जो बोलते हैं ना, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए अपने, उसमें मांगलिक शब्द का उपयोग किया गया ना, वो उसके लिए। तो मांगलिक में क्या अनुकूल या अच्छा समय होता है ना, अच्छा समय माना जाता है, जैसे मुहूर्त अच्छा माना जाता है, उसे मांगलिक कार्य नहीं, अच्छा कार्य अच्छा समय के लिए कहता है। और ये हिम विश्व के हिम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आइए आप।
अब ये आपको ये देखिए, ये आपके ये गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है। एक तो ये देख लीजिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। देखिए, इस पाठ्य पुस्तक में हमने बीसीई के लिए सामान्य संवत पूर्व, बीसीई के तो हिंदी में क्या कहेंगे, सामान्य संवत पूर्व, और सामान्य संवत के लिए सामान्य संवत, सामान्य ये शब्द है ना, सामान्य सीई के लिए सामान्य संवत का उपयोग किया जाता है। सामान्य संवत मतलब सीई, सीई मतलब सामान्य संवत के लिए, सामान्य संवत के लिए किसका उपयोग किया गया है, सीई के लिए। और बीसीई के लिए सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व, ठीक है, सामान्य संवत पूर्व बीसीई के लिए और सामान्य संवत के लिए किसका प्रयोग किया गया है, सीई के लिए। तो इसकी गणना के लिए आप ये देखिए, इसको देखिए, यहाँ तक महात्मा बुद्ध का जन्म निकाला है। आपको 6th क्लास के बच्चों को इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं अभी। और ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये कुछ दिया गया है, जैसे कि विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य 40,000 सामान्य संवत पूर्व है। हिमवर्ष कब तक, 14,000, जो जो पास में आ रहा है ना वो हो रहा है, देखिए इन 14,000 सामान्य संवत पूर्व। अंतिम हिमयुग का अंत 12,000, फिर 10,000 आया, फिर 8,000 प्रथम स्थायी निवास कृषि का आरंभ 8,000 सामान्य संवत पूर्व हो गया। तांबे के प्रथम धातुक्रम के आरंभ 4,000 सामान्य संवत पूर्व हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक 6,000 में। फिर उसके बाद में 2000 सामान्य संवत पूर्व में सिंधु सभ्यता का, ये देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में। और उसके बाद में बुद्ध का जन्म होता है 2000 के बाद में, हुआ ना, तो 2583 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ है। फिर ईसा का जन्म हुआ है, और फिर 2000 सामान्य, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से सामान्य संवत प्रारंभ हो गया, ठीक है, जैसे सीई है ना, यहाँ से सीई प्रारंभ हो गया। यहाँ तक ये ईसा का जन्म यहाँ पे इन्होंने माना है। ये देखिए ईसा का जन्म 0, यहाँ से 0 है, ये पीछे जा रहा है 1 2 3 4 करते हुए 2000 तक पहुंच गया। उसके बाद में फिर आगे वाले 2000 सामान्य संवत इस कालखंड में है, ठीक है, उसके बाद में इस कालखंड में। और ऊपर देखिए अशोक का, बुद्ध का इस सामान्य संवत के बारे में बताया गया है। अब इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उदाहरण है। पृष्ठ 62 व 63 के चित्र 4.3 को देखिए, जो हमने देखा है ना वही, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों व घटनाओं के अनुक्रम में नहीं, उसके सीक्वेंस को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान की यात्रा को दर्शाती है। समय रेखा बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित करती है, दिखाती है। ध्यान रखिए कि समय रेखा बिंदुकृत हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा 3 मीटर लंबी हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने छोटी सी रेखा खींची है, तो देखिए अब इसमें देखिए ईसा मसीह का जन्म, ये 0 हो गया, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म, ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। इसके आगे वाला हिस्सा क्या है, सीई, ठीक है, सीई, सीई मतलब सामान्य संवत। तो 2000 सामान्य संवत जो अभी चल रहा है, इसमें हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, और ये आपका भविष्य है, ठीक है। और इससे पहले सामान्य संवत, सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व में देखिए गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ईसा मसीह से पहले या बाद में? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ईसा मसीह से पहले। ये देखिए समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझाने में सहायक होती है। उदाहरण की तिथियां देखे बिना आप ये देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। समझ पता चल गया ना। वर्ष एवं दशक, 10 वर्षों के कालखंड को किसे कहते हैं? वर्ष तो 1 साल का हो गया, 10 वर्ष के कालखंड को क्या कहेंगे? दशक कहेंगे। 100 वर्ष के कालखंड को शताब्दी। तो इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय सामान्य 2 विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। शताब्दी का मतलब होता है किसी भी 100 वर्षों का कालखंड। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक 100 वर्ष के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में, तो मतलब 21वीं शताब्दी 2001 से प्रारंभ होकर 2100 तक चलेगी। 2100 के बाद में, जैसे अभी 2026 चल रहा है ना, 2026, उसके बाद में ये आएगा 2099, और 2099 के बाद में आएगा 2099 के बाद में क्या आ जाएगा, 2100। तो उस समय 2100 पे जब आएगा तो तब कौन सी शताब्दी प्रारंभ हो जाएगी? उसके बाद में फिर 2100 के बाद में 22वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाएगी, और 22वीं शताब्दी तक तो कोई अपना तो पता ही नहीं। ईसा मसीह की गणना करने के लिए हम एक सामान्य संवत से आरंभ करके समय के पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण के लिए 3री शताब्दी सामान्य संवत पूर्व, अर्थात
जीरो, तीसरी शताब्दी का मतलब होता है 300। ठीक है, 300। अब उल्टी कर रहे हैं तो 300 से 400 नहीं जानी, 300 से सामान्य संवत पूर्व, 300 से लेके 201, 300 से लेके 201 सामान्य संवत तक का शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस किसकी बात करें, 300 की, तो हम उल्टे जा रहे हैं ना यहाँ से। अब देखिए पहले 100 में देख लीजिए आप, तो 100, जीरो से 100, जीरो से 100, तो ये कौन सी हो गई, पहली। ठीक है, जीरो से 100 कौन सी हो गई, पहली। 100 से 200 दूसरी, और 200 से 300, 200 से 300, 200 से 300 कैसी होगी, 200 से 300 तीसरी हो गई, तो 200 से 300 आरंभ होकर तीसरी सहस्त्राब्दी होगी। लेकिन ये क्या उल्टा चल रही है, ध्यान रखना इसका। शताब्दी की तरह ही सामान्य संवती पूर्व सहस्त्राब्दी की गणना के लिए एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय के पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण के लिए सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत पूर्व 1 से सामान्य संवत पूर्व से लेकर 1000, मतलब ये तो 100 के लिए, शताब्दी के लिए, और सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्ष के लिए गणना की जाती है। मतलब उसमें 100, 200, 300, 400 ऐसी 10 शताब्दियां आएंगी। 10 शताब्दियों के बाद में क्या बन जाएगा, सहस्त्राब्दी। पृष्ठ 62 व 63 के चित्र 4.3 को देखिए। समय रेखा से आप 8वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व को चिन्हित कर सकते हैं। 1900 से 1900 सामान्य संवत से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए। इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन एवं अपनी जन्म तिथियों को अंकित कीजिए। साथ ही 20वीं शताब्दी सामान्य संवत से आरंभ अंतिम वर्ष से अंकित कीजिए। ये छोड़िए, ये देखिए, ध्यान दें। क्या आप जानते हैं भारतीय पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। अनेक भारतीय तिथि पत्र में तिथि देखने का, महीने एवं दिनों का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग करते थे, सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते थे। किस पर निर्भर रहते थे, सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर। पंचांग, जिसे क्या बोलते हैं, पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिन के साथ साथ खगोलीय आंकड़े को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। मतलब पंचांग के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले समय में सूर्योदय कब हुआ था और सूर्यास्त कब हुआ था, प्रत्येक दिन का। ठीक है, उसी प्रकार से पंचांग में आपको प्रत्येक दिन का यह भी पता चल जाएगा कि आने वाले समय में सूर्योदय कब होगा और कब सूर्यास्त होगा। त्योहारों की तिथियां, त्योहार कब मनाए जाएंगे, समय का निर्धारण आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पे उपयोग किया जाता है। कोई भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, पंचांग का प्रयोग किया जाता है। अब इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, ये हम अब हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बता देता हूँ कि जो आपने ये पढ़ा है ना, ये स्रोत का, ये समय का, सामान्य संवत पूर्व और संवत पूर्व के बारे में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में, सामान्य संवत पूर्व सीई के बारे में और सामान्य संवत पूर्व बीसीई के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं छोटा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, दो शब्द है, यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, सामान्य, सामान्य संवत पूर्व, बीसीई, और सामान्य संवत सीई। ठीक है, ये हो गया जीरो। जीरो मतलब ईसा मसीह का जन्म। अब इससे पूर्व जो भी घटनाएं होंगी वो इसमें काउंट होगी, उसके बाद में जो भी घटनाएं होंगी वो इसमें काउंट होगी। अब जैसे मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति का जन्म 400 सामान्य संवत पूर्व हुआ है, 400, 400 सामान्य संवत पूर्व हुआ है, तो आपको 0 से 400 उल्टा आना है। 100, 200, 300, 400। ठीक है, 100, 200, 300, 400 सामान्य संवत पूर्व। और अभी कौन सा संवत पूर्व चल रहा है, अभी अभी 400 संवत, अभी 400 संवत पूर्व मान ली अब चल रहा है। ठीक है, 100, 200, 300, 400 अभी चल रहा है सामान्य, कौन सा, सामान्य संवत 400। अब आपको बोला जाए कि सामान्य संवत 400 चल रहा है, किसी व्यक्ति का जन्म सामान्य संवत पूर्व 400 में हुआ है, सामान्य संवत पूर्व 400 में हुआ है,
तो अभी वर्तमान में कितने साल का होगा वह व्यक्ति? क्या 400 साल का होगा वह व्यक्ति? नहीं, वो व्यक्ति कितने साल का हो गया? 800 साल का। कैसे? 100, 200, 300, 400 साल का तो 0 पे हो गया। उसके अलावा उल्टा भी तो चलेंगे। देखिए यहाँ देखिए 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, यानी कि टोटल कितने साल का होगा वह व्यक्ति? 400, 800 साल का। ठीक है? इस तरह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वर्तमान समय में सामान्य संवत से सामान्य संवत पूर्व पहले की कोई घटना पूछी जाती है, तो आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा और ये भी काउंट करना पड़ेगा। अगर ईसा मसीह के जन्म तक ही पूछा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से किसी व्यक्ति का जन्म, आपको गणना करनी है किसी व्यक्ति का जन्म 300 सामान्य संवत में हुआ है, सीई में हुआ है, और उसको आपको काउंट करनी है। वर्तमान समय में 300 सामान्य संवत चल रहा है और उसका जन्म ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी सामान्य संवत 100 में हुआ है, तो वह व्यक्ति कितने साल का ही हुआ? 200 साल का। ठीक है? तो इस प्रकार आपको ये काउंट करना है, इस प्रकार आपको ये समझना है। तो ये इतिहास को जानने के सबसे पहले इतिहास को जानने का स्रोत है और ये समय का निर्धारण है। जैसे हमने सबसे पहले अब आप 2 चीजें पढ़ी है आज के चैप्टर में, 2 चीजें पढ़ ली हमने। प्रथम चीज तो क्या पढ़ी है? इतिहास को जानने के स्रोत। पहला सवाल लिखिए, इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत। और दूसरा, इतिहास का समय निर्धारण। इतिहास का समय निर्धारण। 2 सवाल हो गए आपके आज के चैप्टर के, और दोनों के आंसर देखिए। दोनों के आंसर कहाँ मिलेंगे आपको? जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, इतिहास को जानने के स्रोत तो मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये इतिहास के जानने के स्रोत है। भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान, ये इतिहास को जानने के स्रोत है। इनसे हमें इतिहास के समय के बारे में जानकारी मिलती है। जीवाश्म रह गया था क्या? जीव जंतुओं में पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्हों जो मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। अर्थात प्राचीन समय में किसी पौधे के नीचे दबकर कुछ जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, या किसी पत्थर शिलाओं में या समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जिनसे हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वह जीवाश्म होते हैं। ठीक है? ये तो हो गया उसका, और ये हो गया समय निर्धारण का। समय निर्धारण का संक्षेप रूप आप यहाँ से देख लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि सामान्य संवत पूर्व के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीसी का। और सामान्य संवत किसका प्रयोग किया जाता है? सीई का प्रयोग किया जाता है। सीई के लिए सामान्य संवत का प्रयोग है। ठीक है? इसके बारे में, और इसकी ये अंडरलाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक अंग्रेजी के कॉमन एरा सीई से किया जाता है 1947 में। ये तो उदाहरण आपका, तो संक्षेप में ये यहाँ से हाईलाइट करवा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये हाईलाइट कर लीजिए, ये आपके उसका सेकंड वाले का आंसर मिलेगा। ये हाईलाइट कर लीजिए इसको। और ये उदाहरण है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व पारंपरिक घटनाएं पिछले अवरोह क्रम में लिखी जाती है, इसे इंगित किया जाता है अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा ई, सीई से इंगित किया जाता है। ठीक है? ये अंडरलाइन कर लीजिए आप दोनों। ठीक है? तो ये दोनों सवाल, दोनों सवालों के आंसर, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए